हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अपना एग्जाम का तैयारी अच्छा से कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, वरना एक ही बार में बहुत बर्डन बन पड़ जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, चलिए कंबल से निकलिए। ठंड जरूर लग रहा है लेकिन कंबल से निकलिए, या ओढ़ के भी देख सकते हैं। इस सीरीज में ना बच्चों, मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट का आठों का आठों चैप्टर पढ़ाऊंगा। और यकीन मानिए, अगर ये आप 8 का 8 चैप्टर अगर देख लीजिएगा ना, तो ये पूरा आपका इंडियन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम आपको सब कुछ कवर कर देंगे एकदम गारंटी के साथ। ठीक है, तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो आपका चैप्टर 1, उसका नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बोलने का मतलब हो गया कि देखिए, देश आजाद होने वाला था। ठीक है, किससे? अंग्रेजों से, यानी कि ब्रिटिश से। तो आजादी से पहले देश का हम लोग का कंडीशन कैसा था, हम लोग का सोशल कंडीशन कैसा था, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, हम लोग का पॉपुलेशन क्या था, ऑक्यूपेशन क्या था, उन सब के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, और आपको ओवरऑल एक वर्ड में आंसर दे तो सब कुछ बर्बाद था। आपको जितने भी सवाल है सब कुछ क्या बर्बाद ही था, सिंपल भाषा में। तो चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं। इसमें जो काम का चीज है सीखने का, आपका ये पहला है कॉलोनियलिज्म। ठीक है, अब देखिए कॉलोनियल से आपका कॉलोनिज्म बना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब है कि एक पावरफुल कंट्री जब एक दूसरा कंट्री पे जब उसका पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम पे जब कंट्रोल कर लेना, उसको बोला जाता है क्या? आपका कॉलोनियलिज्म। ठीक है, जैसे कि आप हम लोग का कंट्री पे क्या था, जो ब्रिटेन था वो आपका इंडिया पे क्या कर लिया था? टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, उसका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम को वो कंट्रोल करता था। यहाँ पर ब्रिटेन को बोला जाता है आपका कॉलोनाइजर, और यहाँ पर इंडिया को बोला जाता है क्या? आपका कॉलोनी। ठीक, सिंपल इतना ही, और कुछ नहीं है। तो देखिए यही देख लीजिए, यही लिखा हुआ है कि कॉलोनियलिज्म इज व्हेन पावरफुल कंट्री टेक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर वीकर रीजन ऑफ इट्स ओन बेनिफिट्स। ठीक है, सिंपल यही लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यही था कि जो ब्रिटेन है आपका देखिए कॉलोनाइजर है, और आपका इंडिया क्या है? आपका कॉलोनी। केवल इंडिया ही गुलाम नहीं बना था, और भी बहुत सारा कंट्री गुलाम बना था। तो जो जिस कंट्री पे राज करती है ना, जो राजा वहां पर होता है, समझ लीजिए वो आ गया आपका कॉलोनाइजर, और जिस कंट्री पे राज कर रही होती है वो आपका हो गया उसका कॉलोनी। ठीक, कॉलोनियल इम्पैक्ट बोलने का मतलब सिंपल क्या है? कॉलोनियल इम्पैक्ट बोलने का मतलब होता है ना कि देखिए अंग्रेज तो चले गए, पर कुछ अभी भी उनका जो क्वालिटी है यहीं पर रह गया है। इसमें सबसे बेस्ट आपका एग्जांपल अभी देखने को क्या मिलेगा? आपका इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश को आज का डेट में आदमी लोग लैंग्वेज की तरह ट्रीट नहीं करता है, उसको नॉलेज की तरह ट्रीट करने लगा है कि भाई जो जितना अच्छा इंग्लिश बोलता है इट मीन्स उसके पास ज्यादा अच्छा नॉलेज है। बट ऐसा दूर दूर तक नहीं है, इंग्लिश केवल लैंग्वेज है। तो इंडिया में इतना सबको है, और वो पता है आपको? नहीं जापान में, नहीं आपका चाइना, फ्रांस, जर्मनी, किसी बहुत कम कंट्री में इंग्लिश बोला जाता है। ठीक है, हर कंट्री अपना नेटिव लैंग्वेज को ही पसंद करता है, सिवाय इंडिया को छोड़ के। ठीक है, और ऊपर से हम लोग में तो फिर नॉर्थ साउथ ऊपर से चलते रहता है, वो अलग हेडेक। तो चलिए उसको छोड़ दीजिए। तो एक हो गया कॉलोनियल इम्पैक्ट, इंग्लिश को एग्जाम्पल में ले लीजिए। और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अभी भी अभी भी क्या है ना, हम लोग अपना कंट्री पे उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं, दूसरा फॉरेनर वाला क्या बोल रहा है इंडिया को लेकर उस पर ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। और तीसरा चीज मैं आपको बस यही बोलना चाहेंगे बच्चों, आप जो ये सोचते हैं ना कि अपना देश में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पढ़ लिख करके दूसरा कंट्री में चले जाएंगे, आप चले जाइए तब आपको पता चल जाएगा कि सही मायने में कौन देश अच्छा है रहने के लिए। देखिए हम ये नहीं बोल रहे कि अपने देश में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि आप सोचते हैं कि दूसरा देश में प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया से कई गुना ज्यादा दूसरा देश में प्रॉब्लम है। इंडिया में मानते हैं थोड़ा अपना अलग प्रॉब्लम है, लेकिन उन लोगों का प्रॉब्लम ज्यादा हेडेक वाला प्रॉब्लम है। रेसिज्म जब फेस कीजिएगा ना, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि हेडेक कितना ज्यादा होता है। तो यकीन मानिए, अपना देश से अच्छा कुछ नहीं है। अपना देश में आपको बहुत फ्रीडम है, बहुत आजादी है हर चीज का। ठीक है, और जहाँ पैदा हुए हैं ऑब्वियस है उस कंट्री से प्यार ही करना पड़ता है। ठीक है, भारत माता में पैदा हुए हैं तो उसी के लिए ही जिंदा रहना है, उसी के लिए मर जाना है। इस टाइप का मेंटालिटी रखना पड़ता है अपना देश के लिए। तो कॉलोनियल इम्पैक्ट के लिए आपको 3 एग्जांपल दे दिए, ये इंग्लिश बोलने वाला, दूसरा जगह जाके जॉब करने वाला, और ये जो फेमस डायलॉग सुना अंग्रेज चले गए छोड़ गया, ये इसी का देना है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं एक एक करके कि भाई किस किस जगह पे क्या क्या कंडीशन था। सबसे पहला यहाँ लिखा हुआ है क्या कि लो लेवल इकोनॉमिक कंडीशन अंडर कॉलोनियल रूल, यानी कि हम लोग का जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो ऑब्वियसली खराब था। प्री ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश एरा के पहले क्या था कि बिफोर ब्रिटिश केम इन इंडिया, हम लोग का जो इकोनॉमी था, इंडिया हैड ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी विद थ्राइविंग इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, कॉटन सिल्क, मेटल वर्क एंड प्रीशियस स्टोन। हम लोग बहुत सारी चीज में अच्छे थे, इंडस्ट्रियल वर्क, कॉटन कॉटन सिल्क और हैंडीक्राफ्ट खासकर, जिसमें से ये आपका एमसीक्यू इंपॉर्टेंट हो सकता है।
जो बंगाल काफी फेमस था, ठीक है, अपना मुस्लिन क्लोथ, ठीक है, मुस्लिन एक टाइप का फैब्रिक होता है, ठीक है, उसमें मुस्लिम मत समझ लीजिएगा, वो मुस्लिन है, ठीक है। स्पेशली कौन सा, डेकाई मुस्लिम। अब डेकाई मुस्लिम कपड़ा जो इतना मतलब उसको हम लोग मलमल बोलते थे, ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मलमल शाही या मलमल खास, उस कपड़ा का हिंदी में नाम पड़ता था। ये कपड़ा आपका क्वीन और किंग इन सबको बनाने के लिए बनता था, ये काफी लग्जरियस कपड़ा हुआ करता था, ठीक है, काफी फाइन क्वालिटी का ये कपड़ा हुआ करता था। तो ये हो गया। कॉलोनियल पॉलिसी उस समय कैसा था, तो ऑब्वियस कॉलोनियल पॉलिसी ऐसा था कि जो ब्रिटिश को फायदा पहुंचाए, वो इंडिया को फायदा पहुंचाने का, सॉरी ये वाला अंडरलाइन नहीं होगा, ब्रिटिश फोकस ऑन देयर ओन प्रॉफिट, ठीक है, ये वाला। जो कॉलोनियल पॉलिसी में था कि जितना भी पॉलिसी ब्रिटेन लोग बनाया था वो इंडिया का फेवर में नहीं था, वो किसका फेवर में था, वो आपका ब्रिटेन का फेवर में था। तो बस इसमें इतना ही है पढ़ने के लिए। देखिए, द ब्रिटिश फोकस ऑन देयर ओन प्रॉफिट टर्निंग इंडिया इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल लाइक कॉटन एंड मार्केट फॉर ब्रिटिश मेड गुड्स। यानी कि जो भी पॉलिसी था वो ऑब्वियस है इन लोगों का फेवर पे था, ब्रिटेन का फेवर में। नेशनल इनकम, इसमें आपको याद रखने का चीज है वो ये उनका ये इकोनॉमिक्स लाइक दादा भाई नरोजी एंड वीके आरवी राव, इनका नाम बस याद रखिएगा, उस समय के इकोनॉमिस्ट थे। ये एस्टिमेशन लगाए थे इंडियन इकोनॉमी का, जो वेरी हम लोग जो क्या था बहुत धीरे धीरे तरक्की कर रहे थे, कितना 2% पर ईयर के साथ, लेस देन 2% पर ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इतना धीरे धीरे हम लोग उस समय ग्रोथ रेट था, आज 7% 8% है, उस समय लेस देन 2% था, ठीक है। India's total production was Indian total production was growing very slow, less than 2% each year. But because the population was also increasing, each person's share of growth was tiny, only about 0.5%, meaning people living standard hardly improve. यानी कि देखिए भले 2% ग्रो कर रहा था, क्योंकि पॉपुलेशन भी ग्रो कर रहा था, तो सही मायने में उसका जो बेनिफिट्स है वो किसी को मिल नहीं पाया था, जो मिल रहा था मुश्किल से, कितना दिया हुआ यहाँ पर देखिए, मुश्किल से दिया हुआ कितना 0.5%, बस इतना ही, ठीक है। आज भी अपना देश का वही कंडीशन है, ठीक है, देश तरक्की करता जरूर है लेकिन उसमें पॉपुलेशन भी ऐड हो जाता है, और जितना हम लोग जो तरक्की किए रहते हैं ना, ये एडिंग जो पॉपुलेशन ऐड हुआ है उस तरक्की को खा जाता है, ठीक है। अगर आपको उतना डिटेल में समझ में नहीं आ रहा होगा, बस समझिए इस बात को कि ज्यादा पॉपुलेशन होने से गवर्नमेंट को ज्यादा फीड करना पड़ता है, ठीक है। अब आ जाइए एग्रीकल्चर में, खेती किसानी का क्या कंडीशन था। खेती किसानी की कंडीशन ऑब्वियस है कि देखिए हम लोग हमेशा से जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी होता है ना उसको एग्रीरियन इकोनॉमी बोला जाता है, ठीक है। उस समय कितना था, 85% था। उस समय हम लोग खेती किसानी में कितना निर्भर थे, 85% थे, ठीक है। अब ड्यूरिंग ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश के पहले क्या कंडीशन था, एक फ्रेंच ट्रैवलर थे, उनका नाम क्या था, बेर्नियार, डिस्क्राइब 17th सेंचुरी बंगाल as very rich, producing cotton, silk, rice, sugar, butter, but by the time the British left, farming became stagnant. ऐसा आपको पहले ही बताए थे कि एक फ्रेंच ट्रैवलर थे बर्नियार करके, जो 17th सेंचुरी में आए थे, देखे थे कि बंगाल काफी उस समय काफी नामी था अपना सिल्क कॉटन इन सब के लिए, लेकिन जब ब्रिटिश लोग चला गया तो देखा कि काफी डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश के जाने के बाद हम लोग का जो इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट था वो स्टैग्नेट वो हो चुका था, मतलब तरक्की करना बंद कर दिया था, बहुत स्लो हो रहा था, ठीक है। दिस वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 200 years later when British left India and farming had stopped growing slowly, जो ही बताया वही चीज है, तो इसको रहने दीजिए। स्टैग्नेशन, ये आपके लिए एग्जाम के लिए आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंडिया में आखिरकार आजादी के बाद से हम लोग का जो खेती किसानी था उसका डेवलपमेंट होना क्यों बंद हो गया, और जो रुक गया ना ग्रोथ, उसी को बोलते हैं क्या, स्टैग्नेशन। अब यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि फार्मिंग डिड नॉट इम्प्रूव अंडर ब्रिटिश रूल, ये स्टैग्नेशन का मतलब है। क्यों, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम पर्पज से देख लीजिए। एक है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, बहुत तरह का लैंड सेटलमेंट सिस्टम था जो आपका काफी किसान लोग को प्रॉब्लम पहुंचाता था, जैसे कि क्या, अलग अलग जमींदारी सिस्टम था, रोतवारी सिस्टम था, मालवारी सिस्टम था, तो आपको धीरे एक करके बाद में थोड़ा देर बताएंगे, ठीक है। हम लोग का टेक्नोलॉजी भी थोड़ा सा उतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी था, हम लोग वही पुराना हल से इस्तेमाल करते थे, ना ही हम लोग फर्टिलाइजर केमिकल ये सभी यूज नहीं करते थे, नहीं HYV सीड्स भी इस्तेमाल नहीं किया करते थे। उस समय ट्रेडिशनली बैल, जो अगर आप देखे होंगे भैंस या बैल से हम लोग हल से खेत को जोतने का काम करते थे, जोतने यानी प्लगिंग का काम करते थे, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, कॉमर्शलाइजेशन। फार्मर्स, इस समय कॉमर्शलाइजेशन का मतलब बस ठीक से देख लीजिए, फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो कैश क्रॉप लाइक कॉटन फॉर ब्रिटिश
industry instead of food crop, which led to food shortage, which resulted in famines. कॉमर्शलाइजेशन का मतलब है कि ब्रिटिश लोग ना फोर्स करता था इंडियन फार्मर लोग को, किसान लोग को, कि आप लोग ऐसा कॉटन टाइप का क्रॉप उगाइए जो जिसको जनरली से जो मेनली जो बेनिफिट पहुंचाता किसको, ब्रिटिश लोग को, ठीक है, जिसको ये लोग बेच देता ब्रिटिश लोग को, और ब्रिटिश लोग जाकर के अपना कंट्री में गुड्स बनाता। अब इससे होता क्या था कि किसान लोग को जबरदस्ती ऐसा ऐसा चीज उगाया था, उगाने बोला जाता था कि जो ब्रिटिश को मेनली पहुंचा बेनिफिट पहुंचाए, और खाने पीने का जो फूड क्रॉप है, दाल चावल ये सब, गेहूं, ये लोग उगाने को लोग मना करता था। अब इससे क्या हुआ, फूड का शॉर्टेज पड़ गया। फूड का शॉर्टेज पड़ गया तो क्या हो गया, यहाँ पर अकाल आ गया था, ठीक है, फेमाइन मतलब अकाल आ गया था, यानी फूड का कमी हो गया था खाने को लेकर के। फिर लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, उस समय अपना गवर्नमेंट तो था नहीं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट खेती किसानी पे पैसा खर्च करती नहीं थी, ठीक है। तो देयर वाज मिनिमल इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज एंड सॉल्ट डिसैलिनाइजेशन, ठीक है। तो ये इस टाइप का चीज, मतलब खेती किसानी में कोई भी पैसा खर्च नहीं किया जाता था ताकि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके खेत में, फार्मर्स में। तो ये सब कारण है जो समझ लीजिए आपका स्टैग्नेशन का कारण बना, यानी कि स्लो ग्रोथ हो रहा था या ऑलमोस्ट ग्रोथ रुक ही गया था, समझ लीजिए। अब ये तीन तरह का जमींदारी सिस्टम है, मतलब तीन तरह का लैंड सेटलमेंट सिस्टम है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक है आपका जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में आपका मेनली कहाँ था, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर जमींदार समझ लीजिए एक लैंडलॉर्ड हुआ करता था, ठीक है, वो पब्लिक लोग से टैक्स वसूला करता था। याद रखिएगा उस समय टैक्स को लगान, अगर आप वो आमिर खान का मूवी देखे होंगे तो 3 गुना लगान देना पड़ेगा, ये एक डायलॉग सुने होंगे। लगान मूवी आई होप देखे होंगे, नहीं तो वो गाना जरूर सुने होंगे आप लोग, कि मधुबन में जब कन्हैया किसी स्त्री से मिले, इस टाइप का एक गाना है, अच्छा गाना है। तो ये उसी मूवी का है। तो लगान का मतलब होता है क्या, टैक्स, ठीक है। तो उस समय टैक्स वसूलने का काम कौन करता था, जमींदार लोग करता था। तो जमींदारी सिस्टम में ऐसे वर्क होता था, ठीक है। तो जमींदार क्या है ना, एक लार्ज पार्ट ऑफ टैक्स अपने पास रख लेता था। देखिए यहाँ मेनली पैसा नहीं दिया था, मेनली धान चावल देना पड़ता था, अगर सही मायने में बोले तो, ठीक है। जिससे किसान लोग क्या होता, गरीब हो जाता था। अब बाद में क्या, जमींदार लोग भी घोटाला करने लगा। जमींदार लोग जब घोटाला करने लगा तब आया क्या, रतवारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या था कि एक जमींदार था, उससे ब्रिटिश लोग टैक्स वसूल लेता था। मतलब जमींदार को जिम्मेदारी दे दिया था कि अब तुम पूरा गांव सबसे टैक्स वसूलना और उसको हमको दे देना। बाद में जब वो फ्रॉड करने लगा तब आया क्या, रतवारी सिस्टम। ये मेनली आपका इम्प्लीमेंट किया था मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इन सब में, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। यहाँ पर क्या होता था रतवारी सिस्टम में कि सीधा अंग्रेज लोग सीधा किसान से टैक्स वसूलने लगा, ठीक है। जब सीधा डायरेक्टली किसान से टैक्स वसूलने लगा तो क्या हुआ, टैक्स बहुत हाई था, तो किसान लोग को बहुत दिक्कत होता था, ठीक है। और क्या है, इससे वर्कलोड भी ब्रिटिश के ऊपर बहुत पड़ता था। देख हर एक किसान से ज्यादा के वसूलने में क्या होता था, बहुत हेडेक होता था, ठीक है। तो ये भी टिक नहीं पाया वो लोग के लिए। फिर एक नया सिस्टम लाया गया, क्या, महलवारी सिस्टम। अब महलवारी सिस्टम में क्या था कि पूरा गांव से एक टैक्स वसूला जाता था, ठीक है। पूरा गांव का जिम्मेदार होता था। मान लीजिए पूरा गांव को 1000 बोरा, 1000 समझ लीजिए कुंटल ही समझ लीजिए, चलिए आपको बोरा समझ में आएगा नहीं, 1000 कुंटल चावल देना, यानी कि राइस का बैग देना है। पूरा गांव का इतना लाइबिलिटी है। तो जितना भी किसान है सबके ऊपर है कि भाई कोई 2 देगा, कोई 3 देगा, कोई 4 देगा, कोई 5 देगा, जैसा खेत वैसा टैक्स। बट होता क्या था, अब महलवारी सिस्टम में क्या है कि मान लीजिए राम नाम का व्यक्ति है, उसको 5 बोरा चावल देना, धान देना था। तो किसी का फसल खराब हो गया तो 3 ही दे पा रहा है, वो तो 2 का कम पड़ रहा है। तो वो 2 किसी थर्ड पर्सन से, दूसरा गांव वाला से लेकर के उसको भरपाई करना पड़ता था। तो इससे क्या होता था ना, किसान लोग आपस में ही लड़ने लगता था, ठीक है। तो ये 3 तरह का मेन सिस्टम था, ठीक है। अब आगे आ जाइए इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का जैसा पता था आपको कि कमर टूट गया था हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर का, उसी को क्या बोला गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिश लोग का मेन इंटेंशन क्या था कि इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना। इसलिए लोग करता क्या था कि इंडिया से रॉ मटेरियल लेता था, ठीक है। इंडिया से रॉ मटेरियल लेता था, उसको भेजता था ब्रिटेन, ब्रिटेन में बनता था सामान, और सामान को आके इंडियन मार्केट में बेचता था। तो अगर से इंडियन मार्केट तो डिस्ट्रॉय हो गया ना। अब डिस्ट्रॉय कैसे होगा सर, तो इंडिया वाला तो अपना बेच सकता है नहीं, मशीन में बनने के बाद जो उसका कॉस्ट होता था ना बच्चों, उसका कॉस्ट होता था वो क्या होता था, बहुत कम पड़ता था। अब मार्केट में तो आज भी आप देख रहे होंगे, अगर 2 पैसे जहां सस्ता पड़ता है आप वहीं पर चले जाते हैं। देखिए गलती आपका भी नहीं है, लेकिन एक हद तक हो सके तो कोशिश क्या कीजिए, इंडियन प्रोडक्ट ही खरीदने की कोशिश कीजिए। इससे आपका ही देश का भलाई होगा, और आपको वो जो भलाई है ना, आज नहीं तो कल आप ही को रिटर्न मिलेगा। 2 रुपये बचाने के चक्कर में हम लोग दूसरा
चाइनीज माल खरीद लेते हैं ना, यकीन मानिए वो ज्यादा नुकसान लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाता है, लेकिन 2 रुपए लगा करके 5 रुपए 10 रुपए अगर आप सक्षम है तो अगर पॉसिबल हो तो इंडियन प्रोडक्ट खरीदिए। उससे क्या होगा, वो जो बेनिफिट जो एक्स्ट्रा आप दिए हैं ना, देखिए आज नहीं तो कल घूम फिर करके आप ही को या आपके फैमिली को मिलेगा। ठीक है, तो उस समय होता यही था कि ब्रिटिश लोग सामान को भेजता था, इंडिया का रॉ मटेरियल भेजता था ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से गुड्स बन के आता था सस्ता दाम में, और इंडियन मार्केट में बिकता था, तो पब्लिक लोग क्या सस्ता दे करके खरीद लेती थी। ठीक है, तो यही था। द ब्रिटिश पर्पसली डिस्ट्रॉय इंडियन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो बता दिए, टू यूज ओनली एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर देयर ओन फैक्ट्रीज इन ब्रिटेन, जैसा वो बताएं, और टू सेल देयर फिनिश ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट, अपना गुड्स इंडिया में वो लोग बेचने का काम करता था। ठीक है, अब इससे हुआ क्या भाई, इससे तो इंडिया, इससे जो अपना देश का इंडस्ट्री था वो तो पूरा बैठ गया ना, तो उससे क्या हुआ, हम लोग बहुत सारे लोग क्या हुआ, जॉबलेस हो गया। ठीक, तो ये उस समय का दिक्कत था। दूसरा, जो मॉडर्नाइजेशन होना था ग्रोथ को लेकर के, वो बहुत स्लो था, बहुत ही स्लो था। मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया स्टार्टेड ओनली इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में हम लोग का मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ, इसमें से इन द बिगिनिंग जो सबसे पहला टाइम में जो इंडस्ट्री जो सेटअप हुआ था वो क्या था आपका, कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल। ठीक है, कॉटन और जूट टेक्सटाइल का हुआ था। कॉटन मिल्स मेनली कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात में सेटअप किया गया था। जूट मिल आपका बंगाल में हुआ था। और टिस्को कंपनी मेनली 1907 में स्टैब्लिश हुई थी। टिस्को कंपनी का फुल फॉर्म टाटा आयरन स्टील कंपनी, जो समय स्टैब्लिश हुई थी। और उसके बाद धीरे धीरे अदर इंडस्ट्री लाइक शुगर, सीमेंट, ये सभी धीरे धीरे सेटअप होना स्टार्ट हुआ। बट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ 1945 में, तो जाकर के फिर धीरे धीरे ये सब धीरे धीरे सेटअप होना स्टार्ट हुआ। ठीक, मेन वीकनेस क्या था इसमें कि इंडिया डिड नॉट डेवलप एनी हैवी इंडस्ट्रीज। अब इसके कारण क्या हुआ कि हम लोग बहुत हैवी इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर पाए, लाइक मेकिंग मशीन्स और टूल्स विच आर नेसेसरी फॉर रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो आपका ग्रोथ है, किसी भी कंट्री का ग्रोथ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है, जितना आपका बेटर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका ग्रोथ उतना ही जल्दी से ऊपर जाएगा। ठीक, अब नीचे लिखा हुआ है द पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड, इट ओनली कवर्ड एरियाज लाइक रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन एंड पोर्ट्स। और पब्लिक सेक्टर बहुत लिमिटेड तक था, केवल रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, यही सब केवल लिमिटेड था इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला में। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आपको मेन कुछ कुछ जो चीज याद रखा वो तो बता दिया कि कौन कौन मिल्स कहाँ था, नहीं था। और मेनली कि हम लोग का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को लोग डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि अपना सामान इंडिया में सस्ता दाम में बेच सके। ठीक है, तो ये था। फॉरेन ट्रेड को लेकर के क्या देखिए, फॉरेन ट्रेड को लेकर के सिंपल था कि भाई जो जो ट्रेड पॉलिसी था, यानी जो पॉलिसी था कुछ ऐसा था कि ब्रिटिश को फायदा पहुंचा, जैसे आपको बता चाहिए, फायदा ऐसा था वो कि ब्रिटिश को फायदा पहुंचाए और इंडिया को फायदा बिल्कुल नहीं पहुंचाए। तो यहीं पर लिखा हुआ था ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन, सिल्क, जूट एंड इम्पोर्ट फिनिश गुड्स जैसे कि क्या, क्लोथ्स, मशीनरी फ्रॉम ब्रिटेन। जैसा वो बताएं कि हम लोग का रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन में, वहां से वो मशीन में बनता था तो कॉस्ट सस्ता पड़ता था और सस्ता माल इंडिया में बिकता था। मोनोपोली कंट्रोल, और वैसे केवल ब्रिटिश लोग का पूरा कंट्रोल था आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। तो ब्रिटेन मेंटेन मोनोपोली ओवर इंडिया फॉरेन ट्रेड विथ मोर देन हाफ रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। मैक्सिमम तो वहीं पर ब्रिटेन में ही जा रहा है। हम लोग का देश से लोग इतना लूट के ले गया ना बच्चों के, आज तक वो लोग बैठ के खा रहा है इकोनॉमी हम लोग का। ठीक है, एक्सपोर्ट सरप्लस। अब देखिए, जैसा कि आप इकोनॉमिक्स से पढ़े होंगे कि सर हम लोग उतना भेजते थे तो एक्सपोर्ट होता था, तो एक्सपोर्ट हम लोग का सरप्लस होता था, तो क्या उससे इंडिया को कुछ फायदा भी होता था? हाँ, फायदा होता था। लेकिन ये देखिए, इंडिया एक्सपोर्टेड मोर देन इट्स इंपोर्टेड, बट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता था, जो फायदा होता था ना, वो अल्टीमेटली ब्रिटिश को ही सर्व कर दिया जाता था वो फायदा को। अब वो फायदा इस्तेमाल कहाँ हो जाता था? वो फायदा मेनली इस्तेमाल होता था कहाँ पर आपका, वो मेनली आपका इस्तेमाल था यूज टू पे फॉर ब्रिटिश एक्सपेंस लाइक वॉर, ऑफिस कॉस्ट, ये सब में वो काम आता था ब्रिटिश का, ऑफिस एक्सपेंस में, वॉर एक्सपेंस में। और इसी चीज को बोला गया था क्या, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलने का मतलब हो गया कि जो सरप्लस आ रहा था ना एक्सपोर्ट से, उस पैसा को इंडिया का भलाई पे खर्च नहीं किया जा रहा था, उस सरप्लस पैसा को ब्रिटेन लोग अपना ही पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तो इसलिए देखिए क्वेश्चन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, स्पेसिफिकली दिए, क्रॉस ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ,
तो मेन कारण क्या था, हाई टैक्स कलेक्टेड बाय द ब्रिटिश, ठीक है, और वो जो प्रॉफिट और ब्रिटिश वाज सेंट टू इंग्लैंड इंस्टेड ऑफ बीइंग यूज्ड इन इंडिया, जो भी फायदा या कुछ भी मिलता था वो ब्रिटिश के ऊपर ही सर्व होता था, बहुत ज्यादा सैलरी पे करना पड़ता था, और इंडिया हैड टू बियर कॉस्ट ऑफ ब्रिटिश वॉर आर्मी एंड ट्रेड, हम लोग इंडियन सिटीजन को फेस करना पड़ा था वो सारा चीज, लड़ाई कर रहे हैं वो लोग लेकिन भरपाई हम लोग अपना जेब से करते थे, इस टाइप का था एक सिचुएशन उस समय का। अभी का समय में इंडिया एक और प्रॉब्लम फेस कर रही है, इसको बोलते हैं क्या, ब्रेन ड्रेन इन इंडिया। इसमें क्या क्या जितना भी जो टैलेंट स्किल्ड पीपल सब है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, आईटी एक्सपर्ट, स्टूडेंट्स, ये सब क्या करता है कि थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता क्या नहीं है, ये लोग विदेश चल जाता है और वहीं सेटल हो जाता है, मेन हेडेक ये है, वहां जाके वहीं सेटल हो जाता है और इंडिया को प्रकार से छोड़ देता है। देखिए, अब इस पे कहे ये बहुत कंट्रोवर्शियल टाइप का चीज आपको लगेगा कि सर ज्यादा पैसा मिल रहा है ज्यादा, तो कोई भी चल जाएगा। अब सोचिए अगर आपका फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, आपका घर में फाइनेंशियल कंडीशन या और भी बहुत तरह का प्रॉब्लम हो, तो क्या घर छोड़ के पड़ोसी के पास चल जाइएगा? चाहे पड़ोसी आपका कितना अच्छा हो, अपना घर अपना होता है। सेम लाइकवाइज देश आपका अपना है, ठीक है, आप अपना देश के लिए नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा, ठीक है। और ऐसे भी एक बात याद रखिए, शायद एपीजे अब्दुल कलाम और एक बहुत अच्छा बात बोले थे कि हो सकता है कि आपको दूसरा कंट्री में बहुत ज्यादा मान सम्मान और नहीं मान सम्मान नहीं, पैसा बहुत मिले, पैसा मान सम्मान नहीं, पैसा बहुत मिले, लेकिन जो मान सम्मान आपको अपना देश देगा ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो खैर ये तो आपका पर्सनल चीज है, ये बस हम अपने तरफ से बता सकते हैं, और बाकी तो आपको आपके ऊपर निर्भर करता है बच्चों, पर हम तो यही बोलेंगे जिस देश में है उसको आपको आइडिया नहीं है कि इंडिया कितना अच्छा देश है, ठीक है। जैसे आपको पहले ही बोले, आप लोग सोचते हैं कि केवल प्रॉब्लम इंडिया में है, तो ऐसा नहीं है, आपको दूसरा कंट्री का प्रॉब्लम पता नहीं है ना। जिस जगह पे आप रहते हैं तो आपको सारा जानकारी, आपको आइडिया है, तो आपको लगता है ये दिक्कत यहाँ तो सब करप्ट है, सब बिक गया है, अरे सब बिक गया होता ना तो सब कुछ बर्बाद हो गया होता। आज भी अपना इंडिया प्यार से अच्छा से चल रहा है, इट मीन्स अभी भी अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग ज्यादा हैं बुरे लोग से, ठीक है। तो ये आपको बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि आज का डेट में अपना कंट्री इस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा फेस कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए बार बार बोल रहे हैं बच्चों कि चाहे देश कैसा भी हो अपना अपना है, हम ही लोग को इसको आगे लेके जाना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी को विदेश में जाने का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, तो देखिएगा आपको बाद में जरूर रियलाइज हो जाएगा क्या छोड़ के आए और क्या पाए और क्या खोए, ये बहुत बाद में पता चलता है, तब तक बहुत लेट भी हो जाता है। खैर छोड़िए, आगे बढ़िए। आप लोग को भी लग रहा होगा सर पढ़ा कम और इमोशनल ज्यादा कर रहे हैं। एक कैनल है, इसका नाम है क्या, सुएज कैनाल। अब ये क्या एक प्रकार का कैनाल यानी कि प्रकार का नहर होता है जो इरिगेशन का काम आता है मेनली, या पानी सप्लाई करने का मेनली काम आता है, ठीक है। ये आपका 1869 में हुआ था। ये कनेक्ट करता था किसको, मेडिटेरियन सी टू द रेड सी। ये आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मेकिंग ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया फास्टर एंड चीपर। ये आपका अलग अलग दो मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता था, जिससे कारण क्या होता था, यूरोप और एशिया को वो लोग एकदम दूरियों क्या कम कर देता था, ऑब्वियस है ना, पानी का रास्ता है तो ट्रैवलिंग क्या होता था तो कम पड़ता था। जिससे क्या होता था, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, चीपर क्या करता था, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट वो आपका सस्ता कर देता था, ठीक है। तो यही था सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल के बारे में जो था आपको बता दिए। डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा था अपना उस समय का, तो पहला सेंसस जो आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पहला सेंसस हुआ था कब, हुआ था आपका 1881 में। इंडिया पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग अनइवनली, ठीक है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता था, एक काम का चीज आपको ये है 1881 का कि भाई पहला सेंसस इस समय हुआ था। एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है क्या, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। कौन सा ईयर में, 1921 में। देखिए इसको तीन तरह का फेस में समझिए। बिफोर 1921 में ना हम लोग का हाई बर्थ रेट था और फॉलिंग डेथ, यानी कि डेथ रेट धीरे धीरे गिर रहा था, तो पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक है। तो पॉपुलेशन बर्थ रेट भले हाई था, लेकिन क्योंकि ये धीरे धीरे डिक्लाइन होता, मतलब मरने का जो था, मतलब जो डेथ रेट था वो क्या धीरे धीरे गिर रहा था, इस कारण से पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक है। बट क्या हुआ, 1918 में ना एक फ्लू आया, एक महामारी आया, एक पैंडेमिक आया, जैसे कोरोना वायरस का पैंडेमिक आया था। उससे क्या हुआ ना, एक टर्निंग पॉइंट आ गया जो था कि आपका 1921। अब 1921 के बाद ये टर्निंग पॉइंट आया ना, इसमें क्या हुआ कि आदमी लोग मरा ज्यादा और पैदा कम हुआ, ठीक है। इन 1921 डेथ रेट बिकम्स हायर देन द बर्थ रेट, यानी कि डेथ माने कि मरने का मतलब मरने वाले लोग ज्यादा हो गए आपका पैदा होने वाले लोग से।
तो ये आपका टर्निंग पॉइंट था। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है ना, इसी टर्निंग पॉइंट को क्या बोला गया, आपका ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद से इंटरेस्टिंगली हम लोग जो सेकंड ट्रांजिशन देखने को मिला, ठीक है, हालांकि हम 3 बोल दिए थे, पर इसको आप 2 ही समझ लीजिए। एक 1921 से पहले, एक 1921 जहां पर थोड़ा उल्टा हुआ था, जहां पर आपका मरा लोग ज्यादा पैदा कम हुआ। और 1921 के बाद से डेथ रेट क्या हुआ, आपका स्लो हो गया, और बर्थ रेट आपका स्टिल हाई रहा। तो इससे क्या हुआ, हम लोग का पॉपुलेशन धीरे पॉपुलेशन बिगम इंक्रीज रैपिडली, धीरे मतलब काफी रफ्तार से, पहले से काफी रफ्तार से फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर भी डेथ रेट था, लेकिन डेथ रेट बहुत कम था, समझ में आया। तो ये था आपका डेमोग्राफिक कंडीशन, ठीक है। अब उस समय और जो डेमोग्राफिक कंडीशन में कुछ और चीज जानने की जरूरत है, सोशल इंडिकेटर क्या क्या उस समय बताता है। हम लोग लिटरेसी रेट कहता था लेस देन 16% इंडियन वे लिटरेट, केवल 16% ही हम लोग पढ़े लिखे थे, वो भी लेस देन 16% है, ठीक है। और जिसमें से मात्र 7% वुमेन थी जो लिख और पढ़ सकते, रीड एंड राइट। पब्लिक हेल्थ कैसा था, देयर वर नो प्रॉपर फैसिलिटीज, ऑब्वियस है कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं था। और उस समय का लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 32 साल बताता है। देखिए, ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला जो आप सिस्टम देखते हैं ना, ये थोड़ा सा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का चीज है। आदमी कितना जिएगा किस कंट्री में, ये बोलना बहुत मुश्किल है। ये कुछ कुछ खास कंडीशन को लेकर, कुछ खास खास क्राइटेरिया को लेकर के निकाला जाता है। वरना अगर आप देखिएगा आपके दादा परदादा, वो तो आपको 80 90 100 साल तक जिए रहे। तो ये जो निकालने का जो कुछ ऐसा सा क्राइटेरिया है ना, जो हम लोग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल में ले आता है, ठीक है। फिर आ जाइए मोर्टालिटी रेट। मोर्टालिटी रेट बोलने का मतलब क्या हो गया कि डेथ रेट वेर वेरी हाई इन दोज डेज आउट ऑफ, ये देखिए, मतलब इन मोर्टालिटी रेट यहाँ पर बोलने का मतलब है बच्चों कि बच्चा लोग जो नवजात बच्चा लोग होता है ना, जो चाइल्ड जो पैदा हुआ रहता है, उसका क्या कंडीशन था। सो देखिए कि 1000 बेबी अगर है, ठीक है, 1000 बेबी जो पैदा हुआ है, उसमें से 218 मर जाया करता था। 1000 बेबी जो पैदा हुआ इन्फॉर्म बेबी, उसमें से 218 क्या होता था, मर जाता था। और अभी करंट सिचुएशन में वो घट कर कितना हो गया, केवल 28 रह गया है आपका 1000 में। तो काफी डिक्लाइन हुआ है आजादी से लेकर अभी तक करंट सिचुएशन में, ठीक है। क्योंकि ये एनसीईआरटी नया आपका अपडेट हुआ है 25-26 में, आपका रीप्रिंट हुआ, आपको आई होप इतना आपको आइडिया होगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मेनली बता दिया हम लोग, 70 से 75% खेती किसानी में थे। मैंने देखिए ये परसेंटेज देखिए, हर बार आपको चेंजेस ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ना एग्जैक्ट लगाना बहुत मुश्किल है। तो कभी 80, कभी 70, 75 या 75 से कभी 80, इस टाइप का रहा है। तो एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल है। बस हम लोग ओरली क्या बोलते थे कि हम लोग का 1/3 टाइप का, 1/3 बोलते हैं, मतलब 75% ऐसा पॉपुलेशन क्या हम लोग का समझ लीजिए खेती किसानी में एंगेज था। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में कितना, ओनली 10% वर्क इन इंडस्ट्री एंड 15 to 20% वर्क इन सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। 10% आपका वर्कर लोग इंडस्ट्री में था और 20 से 15% आपका सर्विस में था। रीजनल वेरिएशन इन सम एरियाज लाइक मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। मद्रास चेन्नई को बोलते हैं, ठीक है, मद्रास चेन्नई को बोलते हैं, बॉम्बे तो मुंबई को बोलते हैं, इतना आपको आइडिया होगा। फ्यूअर पीपल डिपेंड ऑन फार्मिंग वाइल अदर्स इन लाइक उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब मोर पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर। यानी ये कुछ खास अभी का डेट में जो मेट्रो सिटी है, उस समय भी वो लोग नामी प्रेसिडेंसी में था, वो लोग में थोड़ा सा ज्यादा बिजनेस में वो लोग था, मतलब इंडस्ट्री में या सर्विस में। और बाकी स्टेट जैसे उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, ये लोग मेनली किसमें, आपका एग्रीकल्चर में ही था। बात कीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर का कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था उस समय का हम लोग का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर याद रखिएगा, मेन मोटिव ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि जो ब्रिटिश लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, सिंपल मेन मोटिव यही था, उन लोग का पर्सनल बेनिफिट, इंडिया का वेलफेयर बाद में, ठीक है। पर्सनल बेनिफिट, इंडिया का वेलफेयर बाद में, ये लिखा हुआ है देखिए। द ब्रिटिश बिल्ट रेलवे, पोर्ट, टेलीग्राफ मेनली फॉर देयर ओन बेनिफिट्स टू मूव देयर आर्मीज क्विकली एंड कैरी रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। अपना आर्मी का मूवमेंट कर सके इजिली, और या तो फिर इंडिया रॉ मटेरियल अपना ब्रिटेन भेज सके, इसलिए वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया था। इंडिया का वेलफेयर को लेकर के कोई वो लोग का मतलब नहीं है, ठीक। दिस प्रोजेक्ट्स वर नॉट meant for the welfare of Indian people, जैसा आपको बताएं। अब देख लीजिए, ये तो था, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट लोग क्या था। अब देखिए कंडीशन कैसा था एक करके। रोड, बिफोर ब्रिटिश रूल इंडियन रोड्स वर नॉट सुटेबल फॉर द मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, यानी कि ब्रिटिश से पहले जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट था वो उतना सुटेबल नहीं था, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, द ब्रिटिश बिल्ड न्यू रोड्स मेनली फॉर द आर्मी मूवमेंट एंड ट्रेड
नॉट फॉर द कनेक्टिंग विलेज। जो रोड बनाया गया था, जैसे आज जो विलेज बनाते हैं इसलिए बनाते हैं ना, मतलब आज जो रोड बनाते हैं इसलिए बनता है भाई कि गांव को शहर से जोड़ सकें, शहर को आपका बड़ा राजधानी से जोड़ सकें, और राजधानी आपका देश का कैपिटल से जोड़ सके, यानी कनेक्ट कर सके सबको। तो उस समय जो था वो इंटेंशन उन लोगों का वैसा नहीं था कुछ। उन लोगों का सिंपल इंटेंशन क्या था, इंटेंशन बस यही था कि आर्मी का मूवमेंट हो सके या तो रॉ मटेरियल को ले जा सके ब्रिटेन। मोस्ट रूरल एरिया स्टिल लैक गुड ऑल वेदर रोड, मतलब हर वेदर में काम कर सके वैसा रोड नहीं था, ठीक है। फिर अब बात कीजिए रेलवे, जो लोग बनाया रेलवे हम लोग का कब चला, 1850 को। अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, पीपल कुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इजिली एंड डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया गॉट कनेक्टेड। जब वो बना तो अलग अलग रीजन जो था वो क्या हुआ, इंडिया को कनेक्ट कर दिया। अब पीपल लोग उसमें ट्रैवल करता था, लेकिन आपको आई होप आपको आइडिया होगा कि इंडियंस को तो अलाउ ही नहीं था। इंडियंस को अलाउ ही नहीं, तभी ना महात्मा गांधी जी को निकाल दिया गया था रेलवे से। फिर बाद में धीरे धीरे चेंजेस आया, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट क्या था, रेलवे इनकरेज फार्मर्स टू ग्रो कैश क्रॉप फॉर ट्रेड इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप विच रिड्यूस विलेज सेल्फ सफिशिएंसी। जैसे आपको कमर्शलाइजेशन का जो पॉइंट बताया ना, ये ब्रिटिश लोग आपका किसान लोग को परेशान करता था कि तुम लोग कैश क्रॉप उगाओ, यानी कि ऐसा क्रॉप जो आपको ब्रिटेन को बेनिफिट पहुंचाए, और वो कैश ब्रिटेन को बेनिफिट पहुंचाए मतलब जो पैसा का टर्म में कन्वर्ट हो सके इजिली, यानी कि रॉ मटेरियल को ले जाया जा सके वहां आपका ब्रिटेन, और वहां से गुड्स बन के यहाँ पर आए। इससे होता क्या था, इससे होता बस यही था कि इससे हम लोग फूड नहीं उगा पाते थे खाने के लिए। जो खाने के लिए फूड नहीं उगा पाइएगा तो शॉर्टेज होगा, शॉर्टेज होगा तो क्या होगा, भूखमरी आएगा, यानी कि जो फेमाइन्स आता है, ठीक है। अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन क्या था, इनलैंड वाटरवे, सम कैनल्स लाइक कोस्ट कैनल इन उड़ीसा वे लेटर क्लोज बिकॉज दे वेर नॉट प्रॉफिटेबल। तो कुछ कैनल्स और जो कुछ कोस्ट कैनल था उड़ीसा में, उन लोग को बंद कर दिया गया क्योंकि वो लोग नॉट प्रॉफिटेबल नहीं था। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, टेलीग्राफ आप देखे नहीं होंगे, होता है एकदम शॉर्ट मैसेज भेजने के लिए, पहले हुआ करता था, यूज मेनली बाय ब्रिटिश टू कंट्रोल एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जब कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था ना, जो आपको बार बोल रहा हूँ आर्मी का मूवमेंट, वो आप समझ रहे हैं आर्मी का मूवमेंट बोलने से मेरा मतलब क्या है। देखिए, जहां जहां भी विद्रोह उठता था, म्यूटिनी उठता था अंग्रेज के खिलाफ इंडिया से, वो लोग तुरंत आर्मी भेज करके उसको ठीक करता था, ठीक है, कि वो प्रॉब्लम बढ़े उससे पहले उसको पूरा दबा दिया जाए। उसी को तो उसके लिए ठीक कौन करेगा, आर्मी ना। आज का डेट में अगर आप बाढ़ उड़ आ जाता है, कुछ भी होता था, कौन आता अपना देश का बचाने के लिए, आर्मी लोग। तो उस समय भी वैसे ही होता था, ठीक है। पोस्टल सर्विस कैसा था, पोस्टल सर्विस हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बट वे लिमिटेड नॉट एनफ फॉर द ऑल पीपल। कुछ जो भी था, कुछ ही मतलब जितना भी था बहुत कम था, सबके लिए वो अवेलेबल नहीं था, ठीक है। एविएशन यानी कि ये एयरपोर्ट वाला फ्लाइंग इंडस्ट्री जो है, तो इंडिया फर्स्ट एयरलाइन यानी कि कौन था, टाटा एयरलाइन वाज स्टार्टेड इन 1932, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एविएशन यानी कि भाई जो एयरवे है, तो उसको मिले टाटा टाटा एयरलाइन स्टार्ट किए थे कब, 1932 में। ये दोनों आपको एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया से जो पहला रेल चला था जो, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ चला था, बॉम्बे टू थाने, कब चला था, 1854। इंडिया का एयरलाइन पहले कब कौन स्टार्ट किया था, टाटा एयरलाइन, कब, 1932 में। किसके द्वारा, टाटा एंड सन, मेनली आपका JRD टाटा, ठीक है, इनका खास का ज्यादा योगदान था, एज इंडिया फर्स्ट स्टेप इनटू द एविएशन इंडस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन बना के दिए हैं कि वाई वॉज ब्रिटिश बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, कि ब्रिटिश लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनाया। तो पहला क्या है, टू इंक्रीज ट्रेड, ऑब्वियस है, ट्रेड अपना पर्सनल बेनिफिट के, ठीक है। दे बिल्ड रोड, रेलवे एंड पोर्ट्स मैन्यू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटिश, ये है। नेक्स्ट देखिए क्या है, टू कंट्रोल द कंट्री, कंट्रोल कैसे, जैसे आपको बताएं कि सोल्जर का मूवमेंट के लिए, माफ कीजिएगा, सोल्जर का मूवमेंट से लेने के, जैसे वो बताएं जहां जहां विद्रोह उठता था, म्यूटिनी होता था, वहां पर ये लोग अपना आर्मी वहां पर भेज देता था, और आर्मी लोग वहां पर जाके काम को, मतलब जो भी मैटर होता उसको क्या हैंडल कर लेती थी। फिर क्या है आपका, फॉर देयर इकोनॉमिक बेनिफिट, कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर मेड इजियर टू कलेक्ट टैक्स, रन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सपेंड देयर प्रॉफिट। जितना भी था केवल वही लोग को पर्सनल बेनिफिट के लिए था, टैक्स कलेक्ट करने में हेल्प करता था, एडमिशन को स्मूथली रन करने में हेल्प करता था, और इससे वो लोग का अपना ही प्रॉफिट इंक्रीज होता था, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं किया गया था ताकि वो इंडिया का डेवलपमेंट हो सके।
अब मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस बाय इंडिया एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के समय, ये भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस हम लोग क्या क्या फेस करते थे, तो जितना पढ़े सब इसमें आ जाएगा। जो फार्मिंग था उस समय हम अपना किसान जो हम लोग करते थे, मतलब क्या था, लो प्रोडक्टिव था। एग्रीकल्चर का कंडीशन जो पीछे पड़ गया, क्योंकि भाई हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम को इस्तेमाल करते थे, टेक्नोलॉजी खराब था, एचवाईवी सीड का इस्तेमाल नहीं करते थे, केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करते थे। ये एक पॉइंट को शॉर्ट में लिख दिए। दूसरा, इंडस्ट्रीज वेर आउटडेटेड एंड लैक डाइवर्सिफिकेशन, इंडस्ट्री को जो भी इंडस्ट्री जो परिचालित था वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे था और नहीं डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होता। डाइवर्सिफिकेशन बोलने का मतलब होता है बच्चों कि एक इंडस्ट्री को 2 से 3 बनाना, मतलब उसको बढ़ाना। ठीक। ट्रेड ट्रेड पैटर्न मेनली सर ब्रिटिश इंटरेस्ट नॉट इंडिया नीड, ट्रेड यानी कि वो फॉरेन ट्रेड, जहाँ पर मेनली रॉ मटेरियल जो था इंडिया से जाता तो था कहाँ, ब्रिटेन में, और वहां से गुड्स बन के आता था इंडिया में। और जो सरप्लस होता था ट्रेड में, वो जो सरप्लस प्रॉफिट किसके क्या काम में आता था, वो ब्रिटिश को ही सर्व करने में आता था, वो लोग को वॉर को, वो लोग का सैलरी पेमेंट करने में उसको, और इसी को क्या बोला गया था आपका, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ठीक। नेक्स्ट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे रोड रिक्वायर्ड मेजर इंप्रूवमेंट, भले वो लोग बना तो दिया था पर ऐसा नहीं, वो लोग बहुत ही अच्छा बनाया था, उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव करने का जरूरत था, जो जो बनाया रेलवे और रोड भी। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वर एक्सट्रीमली हाई मेकिंग वेलफेयर मेजर इसेंशियल, तो पॉवर्टी और जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो काफी हाई था, तो जिसको गवर्नमेंट को, यानी कि आजादी के बाद गवर्नमेंट को लिफ्ट करने का बहुत जरूरत था। तो ये सब सिनेरियो था। ठीक है, ये सब सिनेरियो था जो आजादी के समय में एग्जिस्ट करता था, जिसको गवर्नमेंट को हैंडल करने का जरूरत था। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज हम लिख के दिए हैं कि क्या ब्रिटिशर लोग का कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था, तो देखिए यहाँ पर हम साफ लिख दिए कि द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल, यहाँ पर लिख दिए क्या, दो नॉट रियली देयर मोटिव, बट अब यहाँ पर आगे पढ़िए, द ब्रिटिश नेवर एम टू डेवलप इंडिया बट सम चेंजेस दे इंट्रोड्यूस इनडायरेक्टली हेल्प, जो कुछ चेंजेस जो लोग किया ना, वो लोग इनडायरेक्टली इंडिया को थोड़ा सा हेल्प जरूर किया। ठीक है, हालांकि वो लोग का कोई वैसा इरादा नहीं था हेल्प करने का, बस होता है ना जो करे गया उसे थोड़ा इनडायरेक्टली हेल्प जरूर हुआ। चलिए क्या करके देखते हैं। एक क्या है, मॉडर्न एजुकेशन अवेकन इंडियन पॉलिटिकल एंड सोशली। ठीक है, दो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इट मेनली टू प्रोड्यूस क्लर्क्स, यानी कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो लोग इंडिया में लॉन्च किया, जिससे इंडिया पॉलिटिकली और सोशली थोड़ा सा आपस में कनेक्ट हुआ। अब ये जो वो लोग किया था ना, मेनली इसलिए किया था, इस कर तो चला गया जिसका आज बेनिफिट मिल रहा है थोड़ा मोड़ा। ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन का, हालांकि क्या मॉडर्न एजुकेशन बोला था, पहला एंशिएंट एजुकेशन से ज्यादा बेटर बोला जाता है। ठीक है, इसको अभी रिसेंट में मोदी जी बोले थे मैकुले को लेकर के कि पूरा इंडिया का ब्रेन वॉश वो कर दिया था। ठीक है, जिसमें मेनली उसमें क्या बोला गया था कि दिखने में रहेगा इंडियन, लेकिन ब्लड और भले उसमें खून दौड़ेगा इंडियन, बट दिखने से, हरकत से, और हरकत करेगा क्या, ब्रिटिश जैसा, और उसी को महान, मतलब ग्रेट माना जाएगा, जो आज तक हम लोग फेस कर रहे हैं जो प्रॉब्लम। तो वो जो मॉडर्न एजुकेशन स्टार्ट किया था ना, मेनली इसलिए था कि भाई वो लोग क्लर्क बना सके और नौकरी दे सके वो लोग को, जो काम मेंटेनेंस, मेनली क्लर्क का काम तो करेगा, पर इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया उसमें गवर्नमेंट थे भी नहीं, इंडिया के लिए नहीं, ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश को सर्व कर सके, इसलिए वो लोग इस इस्तेमाल किया था। ठीक है, नेक्स्ट, रेलवे एंड कम्युनिकेशन कनेक्टेड पीपल अक्रॉस इंडिया। ठीक है, जो रेलवे था और जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, ये ऑब्वियस थोड़ा बहुत स्टार्टिंग यानी बिगिनिंग तो क्या कनेक्ट करने का, दो यानी कि, बट दे वेर बिल्ड मेनली टू ब्रिटिश ट्रेड एंड मिलिट्री कंट्रोल, जैसे आपको बताएं, आर्मी का मूवमेंट और रॉ मटेरियल का सप्लाई। मॉडर्न लॉस एंड कोड गिव इंडियन स्ट्रक्चर लीगल सिस्टम, एक लीगल सिस्टम तो हम लोग को मॉडर्न सिस्टम से मिला, नो डाउट, बट या दो समझ लीजिए, दे वेर क्रिएटेड फॉर मेनली ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि उन लोग को जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्मूथली रन कर सके। समझ में है? फिर क्या था, पॉलिटिकल यूनिटी हेल्प इंडिया ग्रो एंड नेशनल आइडेंटिटी। अब ये जो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए तो थोड़ा सा अंग्रेज लोग का थोड़ा सा थैंक्स बोलना पड़ेगा। कोई शक का बात नहीं है कि इंडिया पहले एकदम यूनाइट नहीं था, बहुत ज्यादा छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ था, यानी कि यूनिटी नहीं था। यही यूनिटी तो कल भी नहीं था और आज भी एक प्रकार से नहीं है। ठीक है, अपना देश में भले लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आज को आप अभी भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इंडिया में रहते हैं, इंडिया का खाते भी हैं, पर कभी भी इस धरती माता को अपना समझते नहीं है। ठीक है, अभी भी उन लोग को लगता है कि हम लोग के अंदर में या तो अंग्रेज का खून या तो किसी और का खून दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये है। तो अब इससे दो इट एग्जिस्टेड मेनली फॉर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस,
अब वो लोग थोड़ा सा पॉलिटिकल और ये सब ग्रुप में लाया, तो पर वो भी कन्वीनियंस किसके लिए था, मेनली अपना पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। अब ये सब है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि उस समय कैसा कैसा करके गया था। तो ये आपको जो पढ़ा चुके हैं ना, उसी का एक प्रकार का शॉर्ट समरी है, ठीक है। जैसे क्या कॉलोनियल इकोनॉमी, जैसे कि बता दिए कॉलोनियल इकोनॉमी यानी कि भाई हम लोगों को पूरा एक्सप्लॉइट कर गया, हम लोग को पूरा ड्रेन ऑफ वेल्थ सब बता दिए क्या होता है। सेमी फ्यूडल में दो तरह का इकोनॉमी करके चला गया था, एक आपका फ्यूडल इकोनॉमी जिसमें जमींदारी सिस्टम हुआ करता था, ठीक है, जमींदारी या लैंड सेटलमेंट सिस्टम या अलग अलग सेटलमेंट सिस्टम। फिर आपका कैपिटलिस्ट फीचर का भी अलग अलग जो इंडस्ट्री खोला गया था, सो जो कि आपका लेबर क्लास खड़ा कर दिया। स्टैग्नेट इकोनॉमी यानी कि जो हम लोग का एग्रीकल्चर का ग्रोथ था वो क्या आपका स्टैग्नेट था या बहुत लो था, 2% ऐसा था, ठीक। बैकवर्ड इकोनॉमी, इंडिया वाज बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी, लो पर कैपिटा इनकम, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, हाई बर्थ रेट एंड मास इलिटरेसी। ये बैकवर्ड हम लोग इसीलिए कहलाते हैं, उस समय जो छोड़ा गया था उस समय दुर्दशा बहुत बुरी था, जैसा आपको बताएं। डिप्लेडेड इकोनॉमी, इंडिया वाज डिप्लेडेड इकोनॉमी बिकॉज फिजिकल एसेट वर नॉट रिप्लेस्ड, यानी कि जो फिजिकल एसेट था उसको रिप्लेस नहीं किया गया। तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू इंडस्ट्रीज ओवरवर्क बट ब्रिटिश मेड नो अरेंजमेंट टू रिप्लेस डेप्रिसिएटेड एसेट। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो फिक्स एसेट पर आपको आइडिया होगा। तो जो फिक्स एसेट है जो इंस्टॉल किया, यानी जो सिंपली मशीन वशीन जो ब्रिटिश लोग जो गाड़ा खड़ा किया उसको लोग रिप्लेस नहीं किया। और जब रिप्लेस नहीं किया तो वो एक प्रकार से उसका तो वैल्यू गिर गया ना, डेप्रिसिएट कर गया है। तो क्या अब जो बचा कुचा वो खराब है। ये ये सबसे खतरनाक पॉइंट, सबसे खतरनाक एग्जाम पर्पज के लिए भले इंपॉर्टेंट ना हो या ना हो, ये सबसे खतरनाक जो ब्रिटिश केवल इंडिया और पाकिस्तान के साथ नहीं किया, ये सब जगह वो लोग करता है, वेस्टर्न कंट्री सब जगह किया है। आजादी देने के बाद दो देश को हमेशा लड़ने के लिए छोड़ा गया है, चाहे हाँ बहुत सारा वैसा है, ठीक है। तो इंडिया जैसे कि इसका हमेशा पॉलिसी रहा ब्रिटिश लोग क्या, डिवाइड एंड रूल। अब वो क्या चाहा कि भाई आजाद तो करके चला गया और हम लोग का पार्टीशन किया किसके बीच बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक जहर डाल दिया गया, तुम लोग इसलिए ऑब्वियस है, देखिए रिलीजन के बेसिस पे हम लोग का पार्टीशन हुआ था, आपको अच्छा से आइडिया होगा। तो सबका दिमाग में डाल गया था कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लोग के लिए है और ये इसके लिए, हम लोग सेकुलर कंट्री उस समय बने थे, ठीक है। हालांकि बने थे सेकुलर, लेकिन जो पार्टीशन हुआ था वो रिलीजन बेसिस पे हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान बना ही था रिलीजन के आधार पे, ठीक है। तो ये जो एम्प्यूटेड इकोनॉमी है ना, मतलब हम लोग को लड़ने के लिए छोड़ कर डिस्प्यूट में छोड़ के चला गया है। तो आज तक हम लोग झेल रहे हैं और आगे भी झेलना है। और केवल इंडिया नहीं, जिसको जिसको भी आजाद किया ना, एक बार आप पता करके देखिएगा, वो सबके साथ वेस्टर्न कंट्री ऐसे ही लोग करता है। चाहे इंग्लैंड जिस जिस पर राज किया हो, चाहे फ्रांस दूसरा कंट्री पर राज किया हो, दो कंट्री या तीन कंट्री को लड़ने के लिए छोड़ देता है कि तुम लोग बाद में भी लड़ते रहो। वो लोग ना होशियार बहुत था, क्रिमिनल माइंडेड था, होशियार क्या मतलब क्रिमिनल माइंडेड था। तो ये था बच्चों आपका पूरा चैप्टर 1। इसमें हम हर चीज A to Z हर चीज कवर कर दिए। आई होप अगर आप सब कुछ सुने होंगे तो आपको कुछ भी और दूसरा जानने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये फुल चीज हम कवर कर दिए। सो इतना ही, धन्यवाद।